दोस्तों, भारत और पाकिस्तान की तनातनी अब सिर्फ बयानों तक नहीं रही। मामला दोनों देशों के हाई कमीशन के बाहर लगे बैरिकेड्स तक पहुंच गया है। इस्लामाबाद ने पहले इंडियन हाई कमीशन के बाहर एक कदम उठाया, फिर दिल्ली से उसका जवाब आया। और ये पूरा मामला जितना छोटा दिख रहा है, इसके पीछे डिप्लोमेटिक टेंशन उतनी ही साफ नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान के लिए एक और सिरदर्द खड़ा हो गया है। अमेरिकन एम्बेसडर सर्जियो घोर का कश्मीर दौरा। श्रीनगर पहुंचकर उन्होंने जम्मू कश्मीर को इंडिया का इम्पोर्टेंट पार्ट बताया, जिसके बाद इस्लामाबाद ने बाकायदा अमेरिकी डिप्लोमेट को बुलाकर विरोध दर्ज करा दिया। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, इसके आगे चाइना वाला एंगल भी जुड़ रहा है। तो पहले हाई कमीशन के बाहर शुरू हुए इस तुमने वहां हटाया, हमने यहाँ हटा दिया वाले खेल को समझते हैं। उसके बाद सर्जियो घोर पर पाकिस्तान की नाराजगी और फिर चाइना वाले पूरे मामले पर आते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि फिलहाल हमारा नवदृष्टि चैनल बहुत ही बुरी स्थिति से गुजर रहा है। ऐसे में हमें आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर अचानक जेसीबी पहुंची और वहां सालों से बना पूरा बाहरी सेटअप हटना शुरू हो गया। बैरिकेड्स से लेकर ट्रैफिक बोर्ड्स तक हटाए गए। वीजा पासपोर्ट इंक्वायरी के लिए लोगों को लाइन में रखने वाली व्यवस्था भी नहीं छोड़ी गई और ऊपर लगा कवर्ड शेड भी निकाल दिया गया। अब पहली नजर में लगेगा कि भारत ने अचानक पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर ये सब क्यों शुरू कर दिया। असल में इस कार्रवाई की शुरुआत दिल्ली ने की ही नहीं थी। मामला 3 दिन पहले इस्लामाबाद में शुरू हो चुका था। इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन के गेट और बाउंड्री के आसपास पार्किंग रोकने के लिए पोल्स और बैरिकेड्स लगे थे। पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने उन्हें हटवा दिया। इंडिया ने उसी समय डिप्लोमेटिक चैनल से कहा कि इन्हें वापस लगाइए, क्योंकि ये सिर्फ ट्रैफिक संभालने के लिए नहीं बल्कि हाई कमीशन के आसपास एक बेसिक सिक्योरिटी गैप बनाए रखने के लिए भी हैं। पाकिस्तान को 3 दिन दिए गए, 3 दिन बीत गए, लेकिन पोलस वापस नहीं आए। बस उसके बाद दिल्ली ने भी वही भाषा चुनी जो इस्लामाबाद आसानी से समझ सके। वहां हमारे हाई कमीशन के बाहर अरेंजमेंट हटे तो यहाँ आपके हाई कमीशन को मिली एक्स्ट्रा सुविधा भी गई। और ये मामला सिर्फ 2 देशों की आपसी अकड़ समझकर छोड़ देना भी सही नहीं होगा। एम्बेसी के बाहर कुछ मीटर की खाली जगह भी सिक्योरिटी में मायने रखती है। अगर बाउंड्री के बिल्कुल पास किसी को घंटों गाड़ी खड़ी करने की जगह मिल जाए तो वहां से अंदर आने जाने वाले स्टाफ और विजिटर्स पर नजर रखना काफी आसान हो जाता है। पाकिस्तान में इंडियन डिप्लोमेट्स की सर्विलांस को लेकर पहले भी शिकायतें आती रही हैं। हाई कमीशन के आसपास संदिग्ध गाड़ियों का लंबे समय तक खड़ा रहना, इंडियन ऑफिशियल्स की मूवमेंट देखना और आने जाने वालों की रिकॉर्डिंग करना, ये चीजें पहले भी सामने आ चुकी हैं। इसीलिए इस्लामाबाद में हटाए गए पॉल्स मामूली चीज नहीं थी। उनका एक काम ये भी था कि कोई सीधे इंडियन हाई कमीशन की दीवार से गाड़ी सटाकर घंटों ना बैठ सके। अब दिल्ली के जवाब को देखिए। पाकिस्तान ने वहां कुछ पॉल्स और बैरिकेड्स हटाए थे, लेकिन यहाँ अथॉरिटीज ने पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर बना पूरा एक्सटर्नल अरेंजमेंट ही साफ कर दिया। यहाँ तक कि बाहर से वीजा या पासपोर्ट की इंक्वायरी करने वालों के लिए जो विंडो और क्यू सिस्टम इस्तेमाल होता था, उसके सामने बना स्ट्रक्चर भी हटा दिया गया। तो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसे आप टिट फॉर टैट कह सकते हैं। लेकिन जवाब पाकिस्तान के कदम की एग्जैक्ट फोटोकॉपी नहीं था। और सबसे अहम बात यही है कि दिल्ली में पाकिस्तानी मिशन के बाहर सुविधा हटना और इस्लामाबाद में इंडियन मिशन का सिक्योरिटी बफर कम होना एक जैसी बात नहीं है। इस्लामाबाद में इंडियन डिप्लोमेट्स पहले ही ज्यादा सेंसिटिव सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में काम करते हैं, इसलिए भारत ने पाकिस्तान को जवाब तो दे दिया, लेकिन अब असली सवाल उल्टा इस्लामाबाद से है। इंडियन हाई कमीशन के बाहर सिक्योरिटी अरेंजमेंट वापस लगेगा या पाकिस्तान इस छोटे से मुद्दे को एक और डिप्लोमेटिक पंगे में बदलने वाला है। और दोस्तों, इसी मामले में एक गलत कनेक्शन भी खूब जोड़ा जा रहा है। कुछ जगह दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन के बाहर वाला सेटअप इसलिए हटाया क्योंकि अमेरिकी एम्बेसडर सर्जियो घोर कश्मीर पहुंचे और वहां जम्मू कश्मीर को इंडिया का इम्पोर्टेंट पार्ट बता दिया। लेकिन डेट्स मिलाते ही ये थ्योरी बैठती नहीं है। पाकिस्तान ने इंडियन हाई कमीशन के बाहर कार्रवाई 16 अगस्त को ही कर दी थी, जबकि सर्जियो घोर का कश्मीर दौरा उसके बाद हुआ। यानी जो घटना पहले हो चुकी थी उसकी वजह 4 दिन बाद हुई घटना को नहीं बनाया जा सकता। अब सर्जियो घोर के कश्मीर दौरे पर आते हैं, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान सच में भड़का है। कश्मीर पहुंचने के बाद सर्जियो घोर ने जम्मू कश्मीर को इंडिया का इम्पोर्टेंट पार्ट बताया। साथ ही उन्होंने वहां की सिक्योरिटी और टूरिज्म सिचुएशन देखने के बाद ये भी कहा कि अमेरिका की जो ट्रैवल एडवाइजरी है उसका रिव्यू किया जाएगा। अब एडवाइजरी रिव्यू होने का मतलब ये नहीं कि कल से अमेरिका अपने सिटीजन्स के लिए सारी रिस्ट्रिक्शंस खत्म कर देगा, लेकिन इतना जरूर है कि यूएस एम्बेसडर ने ग्राउंड सिचुएशन देखने के बाद रिव्यू की बात करने लायक माहौल पाया। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा चुभी उनकी कश्मीर वाली टिप्पणी। इस्लामाबाद ने अमेरिकी डिप्लोमेट को बुलाकर बाकायदा अपना विरोध दर्ज कराया और सर्जियो घोर के बयान को गैर जिम्मेदार बताया।
पाकिस्तान ने फिर अपना पुराना स्टैंड दोहराया। उनके मुताबिक जम्मू कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और इसका समाधान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन यहाँ पाकिस्तान की स्टेटमेंट में एक दिलचस्प चीज थी। एक तरफ अमेरिका के एम्बेसडर को बुलाकर सुना दिया कि आप कश्मीर पर ऐसी बात कैसे बोल सकते हैं, और उसी स्टेटमेंट में डोनाल्ड ट्रंप की पुरानी मीडिएशन वाली पेशकश का स्वागत भी कर दिया। मतलब अमेरिका अगर कश्मीर पर इंडिया के करीब खड़ा दिखाई दे तो आपत्ति, लेकिन वही अमेरिका बीच में मीडिएटर बनने की बात करे तो तुरंत स्वागत। अब पाकिस्तान वाला चैप्टर यहाँ खत्म होता है, लेकिन सर्जियो गोर ने इसके बाद जो किया उससे चाइना के लिए अलग सिरदर्द तैयार हो गया। सर्जियो गोर लेह पहुंचे और वहां दलाई लामा से उनकी मुलाकात हुई, और दलाई लामा का नाम आते ही बीजिंग का रिएक्शन क्यों आता है ये किसी से छिपा नहीं है। चाइना उन्हें लंबे समय से सेपरेटिस्ट फिगर के तौर पर पेश करता आया है और आरोप लगाता है कि उनका पॉलिटिकल एजेंडा तिब्बत को चाइना से अलग करने की दिशा में काम करता है। बीजिंग उनके इंटरनेशनल एंगेजमेंट से लेकर अगले दलाई लामा के रीइंकार्नेशन की प्रक्रिया तक बेहद सेंसिटिव रहता है, इसलिए पिक्चर थोड़ी दिलचस्प हो गई है। एक ही दौरे में पहले कश्मीर को लेकर पाकिस्तान नाराज हुआ और फिर दलाई लामा से मुलाकात ने चीन की दुखती रग छू दी। ऊपर से इंडिया चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश को लेकर पहले ही नया विवाद खड़ा है। इंडिया ने वहां 27 लोकेशंस के स्टैंडर्डाइज्ड इंडियन नेम्स अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और मैप्स में शामिल किए, जिस पर बीजिंग आपत्ति जता चुका है, और अगले महीने ब्रिक्स समिट भी सामने है। तो अब नजर इस बात पर रहेगी कि दलाई लामा वाली मुलाकात पर बीजिंग कितनी तीखी प्रतिक्रिया देता है, और इन तमाम डेवलपमेंट्स के बीच सी जिनपिंग की इंडिया विजिट पर इसका कोई असर दिखाई देता है या नहीं। अब मिडिल ईस्ट में एक ऐसा फैसला हुआ है जो ईरान को मिसाइल से ज्यादा उसकी जेब पर चोट पहुंचा सकता है। यूएई ने ईरान के साथ ट्रेड और फाइनेंशियल डीलिंग्स पर अगले आदेश तक रोक लगाने का ऐलान कर दिया है, और यूएई का ये कदम इसलिए बड़ा है क्योंकि ईरान के लिए दुबई सिर्फ पड़ोसी मार्केट नहीं रहा, ये लंबे समय से बाहर की दुनिया तक पहुंचने का एक बड़ा कमर्शियल रास्ता रहा है। लेकिन पहले ये समझिए कि मामला यहाँ तक पहुंचा कैसे। यूएई का आरोप है कि ईरान की तरफ से 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स उसकी दिशा में लॉन्च की गईं। शुरुआती असेसमेंट में शक जताया गया कि निशाना यूएई के कोस्टल एरिया के आसपास चलने वाला मैरीटाइम ट्रैफिक हो सकता था, यानी कार्गो शिप्स या ऑयल गैस टैंकर्स। राहत की बात यह रही कि दोनों मिसाइल समुद्र में गिरी और किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं आई, लेकिन अब्बू ढाबी ने इसे हल्के में नहीं लिया। जवाब में ईरान के साथ ट्रेड, कमर्शियल एक्सचेंज, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और बिजनेस डीलिंग्स रोकने का फैसला कर दिया गया। अब तेहरान इस पूरे आरोप को मानने के लिए तैयार नहीं है। ईरान का कहना है, हमने यूएई पर कोई मिसाइल नहीं दागी। उल्टा ईरानी साइड इसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बता रही है और शक अमेरिका तथा इजराइल की तरफ घुमा रही है। साथ ही ईरान ये भी कह रहा है कि वो यूएई के साथ इन्वेस्टिगेशन में कौन ऑपरेट करने को तैयार है। अब यहाँ सवाल है, ईरान इतनी तेजी से यूएई को मनाने और सफाई देने में क्यों लगा हुआ है? इसके पीछे असली कहानी ट्रेड के नंबर्स बताते हैं। पिछले साल ईरान के कुल इंपोर्ट्स का करीब 30% यूएई के रास्ते आया, जबकि उसके एक्सपोर्ट्स का लगभग 13% यूएई के साथ जुड़ा था। कुल मिलाकर मामला करीब 25 से 30 बिलियन डॉलर के कारोबार का बैठता है। लेकिन सिर्फ डायरेक्ट ट्रेड देखकर भी पूरी पिक्चर नहीं समझ आएगी। यूएस सैंक्शंस की वजह से बहुत सी इंटरनेशनल कंपनीज ईरान के साथ सीधे कारोबार करने से बचती हैं। ऐसे में दुबई और यूएई के पोर्ट्स लंबे समय से ईरान के लिए बीच का रास्ता बने हुए हैं। चाइना समेत दूसरे देशों से आने वाला काफी सामान पहले यूएई पहुंचता है और फिर वहां से छोटे वेसल्स और दूसरे ट्रेड चैनल्स के जरिए ईरान तक जाता है। यानी आसान भाषा में समझिए, ईरान के घर का मेन गेट कई जगह बंद था, लेकिन यूएई वाली खिड़की काफी हद तक खुली हुई थी। अब उसी खिड़की पर ताला लगाने की बात हो रही है और मामला सामान आने जाने तक सीमित नहीं है। ईरान के संसक्शंस, ऑयल ट्रेड से जुड़ी पेमेंट्स और शेल कंपनियों के फाइनेंशियल नेटवर्क में भी दुबई की भूमिका को लेकर लंबे समय से रिपोर्ट्स आती रही हैं। इसीलिए अगर यूएई वास्तव में बिना किसी बड़ी एग्जेम्पशन के बैंकिंग और कमर्शियल ट्रांजैक्शंस भी रोक देता है, तो परेशानी सिर्फ ये नहीं होगी कि ईरान यूएई से सामान नहीं खरीद पाएगा, दूसरे देशों के साथ कारोबार करने के उसके कुछ इनडायरेक्ट रास्ते भी मुश्किल हो सकते हैं। यही कारण है कि तेहरान इस मामले को बढ़ने नहीं देना चाहता। सऊदी अरब ने अपनी सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान और टर्की के साथ डिफेंस अरेंजमेंट वाला रास्ता चुना, जबकि यूएई ने ईरान को सीधे मिलिट्री जवाब देने के बजाय उसकी ट्रेड और फाइनेंशियल कनेक्टिविटी पर हाथ रख दिया। और अगर ये एम्बार्गो लंबा चला तो असली असर किसी एक मिसाइल इंसिडेंट पर नहीं रुकेगा। ईरान के इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स और इंटरनेशनल पेमेंट्स तक इसकी गर्मी पहुंच सकती है।